नमस्ते बच्चों, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर पढ़ेंगे जिसका हम इंटरफेसिंग देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम कैसे यूज में ले सकते हैं किसी एप्लीकेशन में, वो आज हम देखेंगे। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर होते क्या है पहले ये देखते हैं, कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है वो देखते हैं। हम जानते हैं जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल होते हैं, जो इंसान के सुनने की एबिलिटी होती है उसकी रेंज के ऊपर से, उसका रेंज से ऊपर जो होती है वो हमारी अल्ट्रासाउंड होती है। ठीक है, नॉर्मली आपने मेडिकल में भी देखा होगा अल्ट्रासाउंड बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एक तरीके से साउंड वेव से जस्ट इक्वल की बोले हम, साउंड वेव से जस्ट ऊपर की जो वेव है हमारी, वो हमारी अल्ट्रासाउंड है। क्योंकि जो इंसान है वो नॉर्मली 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज रखता है। जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारी होती है वो होती है 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज, ये प्रैक्टिकली रेंज है। और आइडियली अगर हम देखें 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज ये प्रैक्टिकली है, और आइडियली जो है वो हमारी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल है वो नॉर्मली ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, 30 टू 480 किलो हर्ट्ज तक की रेंज को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं नॉर्मली। पर हम अल्ट्रासोनिक सेंसिंग में हम नॉर्मली यूज करेंगे 40 टू 70 किलो हर्ट्ज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी लॉसेस बढ़ते जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन इंक्रीज, एटेन्यूएशन जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, पहली चीज हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। इसीलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हम रेंजिंग के अंदर यूज नहीं लेते हैं अल्ट्रासाउंड में, 40 टू 70 किलो हर्ट्ज तक की वेव लेते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेंज और रिजोल्यूशन दोनों डिसाइड करती है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा ग्रेटेस्ट सेंसिंग रेंज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो सेंसिंग रेंज ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो सेंसिंग रेंज कम होगी। नॉर्मली बोला जाता है कि 58 किलो हर्ट्ज पे जो रेजोल्यूशन आता है वो 1 सेंटीमीटर का आता है रेजोल्यूशन, मेजरमेंट रेजोल्यूशन, और जो रेंज होती है वो 11 मीटर तक की रेंज हो सकती है 58 किलो हर्ट्ज पे। पर अगर 300 किलो हर्ट्ज पे देखें हम तो मैक्सिमम रेंज जो आएगी वो आएगी हमारी 30 सेंटीमीटर, और रेजोल्यूशन हमारा बेटर आएगा। पर रेजोल्यूशन का मतलब है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहाँ पर बेटर आएगी, 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी आएगी, और जो हमारा रेंज है वो लिमिट हो जाएगी 30 सेंटीमीटर तक की रेंज आएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी दोगे तो रेंज एक्यूरेसी में फायदा होता है पर रेंज में नुकसान खाना पड़ेगा, और अगर लो फ्रीक्वेंसी का लोगे तो एक्यूरेसी में नुकसान खाना पड़ेगा पर रेंज में फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए कि जो इंफ्रा साउंड है वो 0 से 20 हर्ट्ज है, ऑडिबल साउंड है वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज है, और जो अल्ट्रासाउंड है उसके ऊपर है। ठीक है, ये बोलते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल कि कैसे काम करता है एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या होता है, एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, नॉर्मली उसी तरीके से काम करता है। होता क्या है, ये पल्स ट्रांसमिट करता है, एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और वो सिग्नल जब किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के आता है तो ये उसको रिसीव भी करता है। मतलब ये ट्रांस रिसीवर यूनिट होती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक एक ट्रांस रिसीवर है, मतलब ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। जब ये रिसीव करता है तो वो ये कैलकुलेट करता है कि मैंने ट्रांसमिट कब की थी और रिटर्न कब हुई है, मतलब आने जाने और आने के बीच का टाइम ये कैलकुलेट करता है। फिर हम जानते हैं कि जो साउंड की स्पीड है वो हम एयर के अंदर कैलकुलेटेड है, हम जानते ही हैं। तो अगर हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ वेलोसिटी हम लेंगे एयर की, मतलब साउंड की, साउंड की वेलोसिटी लेंगे एयर के अंदर, साउंड की वेलोसिटी लेंगे एयर के अंदर, क्योंकि हम हवा में कर रहे हैं। मीडियम अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग हो गया। ठीक है, और फिर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग टाइम। हम जानते हैं जो फ्री स्पेस में जो स्पीड है साउंड की वो होती है 1120 फीट पर सेकेंड, 1120 फीट पर सेकेंड। ठीक है, और टी को हम निकाल लेते हैं,
टी को हम टाइम में निकाल लेते हैं कि एक वेव मेरी गई और वापस कितनी देर में आई है, तो वो टाइम ड्यूरेशन हम निकाल लेते हैं। और अगर 1120 को हम टी से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाती है, पर इस डिस्टेंस का हमें आधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक वेव गई है और आई है, मतलब उसने दुगनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो उसका आधा करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता लग जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसी टर्म में हम देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। देखिए हम आपको बता देते हैं काम कैसे करता है ये सेंसर। जब हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर नॉर्मली एक पल्स ट्रांसमिट करता है, सपोज करो ये एक पल्स है जिसका एक वोल्टेज है और जिसकी एक विड्थ है। पल्स की विड्थ क्या होती है मैं बता देता हूं, ऑन टाइम और ऑफ टाइम, ऑन टाइम और ऑफ टाइम, ये मेरी पल्स की विड्थ है। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो देखिए यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां पे दोबारा ये ऑन हुआ, तो इसको कहते हैं पूरी पल्स की विड्थ। क्लियर है या नहीं है? पूरी पल्स की विड्थ कहलाती है कि जहां से ये स्टार्ट हुआ है जहां पे दोबारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड। अब इसमें ये जो टाइम है इसे कहते हैं ऑन टाइम और ये जो टाइम है इसको कहते हैं ऑफ टाइम। ठीक है, मान लो कोई सिग्नल है, कोई सिग्नल ये है, ये गया। ठीक है, अब ये गया तो इस दौरान जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा तो जाना जब ये गया और वापस कितनी देर में आया है इस टाइम को हम नोट कर लेते हैं, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर अल्ट्रासोनिक वेव है तो साउंड की वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्ट्रासोनिक में, और बाय 2 कर देते हैं क्योंकि गया है और आया है। बात समझ आई है नहीं आई है? मैंने क्या कहा, तो टाइम है आपका, टाइम कैलकुलेट हो गया, टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। टाइम के बाद में फिर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ऐसे निकालोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम और डिवाइड बाय 2। क्यों कर रहे हैं डिवाइड बाय 2? क्योंकि हमने जो टाइम कैलकुलेट करा है वो जाने से स्टार्ट हुआ है और वापस आने तक का हुआ है। तो मतलब एक वेव ने दुगनी दूरी तय करी है, एक वेव ने दुगनी दूरी तय करी है। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, सपोज करो भिवाड़ी रखा हुआ था और मैंने अलवर से एक वेव भेजी है, तो अलवर से भिवाड़ी गई और भिवाड़ी से वापस आई, तो वेव ने दुगनी दूरी तय करी है, वहां तक का टाइम हमने लिया है। अलवर से निकली, काउंटर स्टार्ट हुआ टाइम का, वापस आ गई, काउंटर स्टॉप हो गया टाइम का। तो ये जो टाइम लगा है ये दुगनी दूरी के लिए लगा, इसलिए हमने टाइम का आधा कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट कि जब कोई वेव जाती है और वो ऑब्जेक्ट से टकरा के आती है तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, और एक होता है हमारा अनएम्बिगुअस रेंज। दोनों में अंतर क्या है ये बताता हूं। देखिए ढंग से, अगर आपने कोई वेव भेजी है और वो ऑब्जेक्ट से टकराई, पर वापस आते आते पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पावर जो हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, मतलब जो पावर है हमारी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये फंडा है। अब क्यों होती है वो भी मैं बता देता हूं। जब कोई ट्रांसमीटर पावर ट्रांसमिट करता है वो ओमनी डायरेक्शन में करता है, तो जो पावर डेंसिटी होती है, पावर डेंसिटी वो होती है हमारी P/4πr², 4πr²। ये होती है हमारी कि वो कितनी दूरी तक पावर को स्पेरिकल, इसे कहते हैं पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी, पावर डेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो एक स्फीयर सरफेस में उसने ओमनी डायरेक्शन पावर ट्रांसमिट कर दी,
ठीक है, यहां भी कर दी, यहां भी कर दी। अब मान लो आर को अगर मैं डी बोलूं कि मान लो कि मुझे डी दूरी पे पावर पता करनी है, तो पावर जो होगी P अपॉन 4 डी स्क्वायर होती है, P अपॉन 4 डी स्क्वायर होगी। इसलिए हमने बोला है कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी स्क्वायर की। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? अब यहां पर मैंने आपको बोला कि जब वो टकराया ऑब्जेक्ट से तो सिग्नल वापस आने लगा, पर पावर के साथ वो सिग्नल खत्म सा ही हो गया, ना के बराबर हो गया, तो वो रिसीव हुआ ही नहीं। तो हम वो रेंज डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम रेंज क्या होती है हमारी, कि हमारा जो ट्रांसमीटर है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल है, वो हमारा नॉर्मली ही कितनी दूरी पे रखा हो कि जो सिग्नल है वो टकरा के वापस मिले और जो वैल्यू मिले उसकी वो एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर मिले। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया वो सिग्नल, उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम सेट कर देते हैं कि इतनी वैल्यू से ऊपर अगर हमें मिल रहा है रिसीव्ड सिग्नल, इको सिग्नल जिसे हम कहते हैं, टकरा के जो सिग्नल आता है उसको हम इको सिग्नल कहते हैं। तो जो हमें इको सिग्नल मिल रहा है वो एक मिनिमम वैल्यू से ऊपर मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू तक का मिल रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक का मिल रहा है, वो उसकी मैक्सिमम रेंज है। मान लो मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू कर रहा है 3 वोल्ट, मैंने सिग्नल भेजा 5 वोल्ट का, रिसीव्ड होके आ रहा है, तो 3 वोल्ट तक का सिग्नल रिसीव्ड कर रहे हैं हम। दूरी बढ़ाते जाओ आप, सपोज करो आपकी दूरी पहले भिवाड़ी थी, आपको रिसीव्ड इको सिग्नल मिला 4 और आगे गए भिवाड़ी से दारूहेड़े चले गए, आपको मिला 3.5, आप पहुंच गए गुड़गांव, आपको मिल गया 3। अब गुड़गांव के बाद अगर आप जाओगे तो आपको फिर 3 से कम मिलेगा और वो फिर थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है, वो डिटेक्टेबल नहीं माना जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी फिर? गुड़गांव के बाद आपका जो इको सिग्नल है या तो वो खत्म सा हो गया है, ना के बराबर हो गया है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे ही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा मैक्सिमम रेंज का। और अनएम्बिगुअस रेंज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। अनएम्बिगुअस रेंज ये होती है, आपने एक पल्स भेजी और अगली पल्स भेजने को तैयार हो। अब बात यह है, ये जो पल्स गई है और फिर अगली पल्स गई है, इसके बीच में अगर पल्स रिसीव्ड हो जाती है, इस टाइम के बीच में अगर पल्स रिसीव्ड हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि भैया जो मेजरमेंट हुआ है वो एक्यूरेट हुआ है। पर अगर मान लो सपोज करो जैसे ये दोनों पल्स, ये पल्स आपने भेजी 0 बजे और ये पल्स भेजी आपने 2 बजे, तो 0 से 2 बजे के बीच में अगर इको सिग्नल रिसीव्ड हो जाता है, मान लो 1:30 बजे रिसीव हो गया, तो हमने बोला कि हमारा मेजरमेंट सही हुआ है। पर मान लो अगर आपका इको सिग्नल 2:30 बजे रिसीव हो रहा है ऑब्जेक्ट से टकरा के, मान लो चाहे वो खैरतल से टकरा के आया हो, पर खैरतल से टकराने में उसको 2:30 बज गए सपोज करो, अब 2:30 बज गए तो वो कंफ्यूज हो गया आपका सेंसर। अब कंफ्यूज ये होगा कि ये जो जवाब आया था ये 0 का आया है या 2 का आया। ऐसा भी हो सकता है कि जब 0 वाली पल्स गई थी, तो ऑब्जेक्ट था नहीं, और 2 वाली पल्स थी तब ऑब्जेक्ट था और आधे घंटे में जवाब आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या यूं कह सकते हैं कि टारगेट इतनी दूर पे था कि 0 वाली जब टकरा के आ रही थी, मतलब रेंज के अंदर तो था, मैक्सिमम रेंज के अंदर तो था, पर जब वो पल्स से टकरा के आ रही थी तो उसको 2.5 घंटे लग गए आने में, ये भी बोला जा सकता है। तो यहां पर फिर फॉल्स ट्रिगर होगा, मतलब फॉल्स इको रिफरेंट, इसे कहते हैं सेकेंड राउंड टाइम इको। सेकेंड राउंड टाइम इको क्यों बोला सेकेंड राउंड टाइम? कि हमारी तो 2 पल्स जा चुकी हैं, जवाब पहली का ही आया है या दूसरी का आया है, ये हम फॉल्स एरर आ रही है, ये फॉल्स ट्रिगर हो रहा है या फॉल्स इनको रिसीव्ड हुआ है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब बात ये आती है मैक्सिमम रेंज जो डिपेंड करती है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक पावर जो आपने दी ट्रांसमिटेड, और एक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लॉसेज होते हैं और डिस्टेंस के हिसाब से भी लॉसेज होते हैं। तो डिस्टेंस जो होती है अगर बढ़ा रही हो तो पावर घट रही है, पर डिस्टेंस के साथ फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रखी है तो लॉसेज ज्यादा होंगे,
तो फ्रीक्वेंसी भी होती है मेन, और दूसरा होता है पावर जो आपने ट्रांसमिट करी है, ये तो करती है मैक्सिमम रेंज डिसाइड। और अनएम्बिगुअस रेंज जो कि फॉल्स एरर को डिटेक्ट करती है कि फॉल्स हुआ या नहीं हुआ है, वो ये होती है कि दो पल्स के बीच का टाइम और जो इको सिग्नल रिसीव हो रहा है वो टाइम वो कम होना चाहिए इको सिग्नल का टाइम। अगर आपको ट्रू रीडिंग लेनी है, ट्रू रीडिंग लेनी है तो दो पल्स के बीच में भेजने का जो टाइम है उन पल्स के बीच में ही आपका इको सिग्नल रिसीव हो जाए, नहीं तो आपकी रीडिंग में एरर आएगी। और मैक्सिमम रेंज क्या होती है? वो रेंज जिसके बाद टारगेट जो है वो डिटेक्टेबल नहीं माना जाए, फिर चाहे वो जल्दी आ रही हो पल्स, हमें उससे मतलब नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। मैक्सिमम रेंज तो यही है कि सिग्नल टकरा के वापस पहुंचाएगी, वो मैक्सिमम रेंज थी, ठीक है। जिस रेंज तक सिग्नल टकरा के वापस पहुंच जाए और वो वापस पहुंच जाए वो मैक्सिमम रेंज होती है। पर अनएम्बिगुअस रेंज क्या होती है कि वो टकरा के तो पहुंच रहा है पर वो ज्यादा लेट हो रहा है, ज्यादा लेट हो रहा है और हमने दूसरी पल्स भेज चुकी है, तो यहाँ पे रीडिंग में एरर आ जाएगी। क्लियर होगी बात या नहीं हुई? अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कौन कौन से सेंसर हमारे मार्केट में हैं। सबसे पहला जो सेंसर आता है वो हमारा आता है HCSR04। HCSR04 हमारा जो सेंसर है वो हमारा मार्केट में अवेलेबल है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो 5 वोल्ट पे काम करता है और 2 सेंटीमीटर से 450 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज इसकी। पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो इसकी मेजरिंग डिस्टेंस है प्रैक्टिकली मैक्सिमम रेंज वो 2 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर ही है, और एक्यूरेसी इसकी 3 mm है, मतलब 3 mm के स्टेप साइज के साथ ये मेजर करता हुआ चलता है। मेजरिंग एंगल क्या है वो मैं बता दूं। जब ये वेव भेजता है तो ध्यान रखिएगा, जब ये वेव भेजता है तो ये किस ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री, जैसे मान लो ये वेव भेजी है तो 15 डिग्री के कोण में जितना भी ऑब्स्टेकल आ रहा है ये उसको डिटेक्ट कर लेगा 15 डिग्री के कोण में, तो इसे कहते हैं मेजरिंग एंगल। अगर ये 15 डिग्री के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसे कहते हैं मेजरिंग एंगल। क्लियर है? कौन एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग करंट, कितना करंट चाहिए 15 मिली एम्पियर, और ये 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मतलब ये जो पल्स भेजेगा ये 40 किलो हर्ट्ज पे भेजेगा। अब बात आती है स्पीड ऑफ एयर, क्योंकि हमें फॉर्मूले में साउंड की स्पीड की जरूरत है, तो ध्यान रखिएगा। अगर देखिए एक्यूरेसी सुधारने के लिए आपको साउंड की स्पीड को ध्यान में रखना पड़ता है, और साउंड की स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी और ह्यूमिडिटी पे भी। मतलब अगर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर रहे हैं तो आप एक टेम्परेचर सेंसर भी यूज करें अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो, ठीक है। उस टेम्परेचर सेंसर से जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है उसको 0.606 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 331.4 ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। और ह्यूमिडिटी सेंसर भी यूज करोगे तो ज्यादा अच्छी है, ह्यूमिडिटी की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है साउंड का। बात समझ आ गई? क्योंकि मतलब ये सेंसर जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट है। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको बताया 5 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है, 15 मिली एम्पियर की करंट होती है, 40 किलो हर्ट्ज की वेव भेजता है, मैक्सिमम रेंज 4 मीटर मतलब 450 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर के बराबर है, मिनिमम रेंज 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक्यूरेसी 3 mm है, जो एंगल ऑफ कॉन है 15 डिग्री का है, ठीक है। और इसमें एक ट्रिगर पिन होती है जो ये कहती है कि मैं वेव तभी भेजूंगा जब मुझे 10 माइक्रोसेकंड की पल्स भेजोगे, मतलब ये ट्रिगर करने के काम आती है सेंसर को। ट्रिगर ऐसा नहीं है कि ये 10 माइक्रोसेकंड का हाई पल्स भेज रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहा है, एक ट्रिगरिंग करता है उस सेंसर को, ठीक है। और मिनिमम कम से कम 10 माइक्रोसेकंड का पल्स आपको हाई करना पड़ेगा। 10 माइक्रोसेकंड के लिए आपको पल्स हाई करनी पड़ेगी ट्रिगरिंग पे, तब जाके ये ट्रिगर होता है और फिर ये वेव भेजता है। अगर डायमेंशन की बात करें तो 43 mm की लेंथ है, 20 mm की इसकी विड्थ है और 15 mm की इसकी हाइट है, और जो सेंटर स्क्रू होल है उनकी डिस्टेंस 40 बाय 15 mm की है, और जो स्क्रू का होल का जो डायमीटर है मतलब जो कसने का होता है होल, यहाँ पे जो सेंसर में जो बोल्ट लग रहे हैं मतलब होल लग रहे हैं जिनसे कसा जा सके वो 1 mm के है। ट्रांसमीटर का डायमीटर, जो ट्रांसमीटर का डायमीटर देख रहे हो आप मतलब जो गोला है अभी मैं बताऊंगा कैसा है, वो 8 mm का है, ठीक है। -15 से ये
70 डिग्री पे काम करता है। ठीक है, अब आती है कि ये वर्किंग कैसे करता है। जब कोई पल्स कम से कम 10 माइक्रोसेकंड की ट्रिगर पिन पे जाए, क्योंकि इसकी जो 4 पिन होती हैं इसके अंदर, मैं बता देता हूँ 4 पिन होती हैं। पहली पिन होती है सप्लाई, दूसरी पिन होती है ग्राउंड, और तीसरी पिन होती है ट्रिगर, और चौथी पिन होती है इको। ठीक है, ट्रिगर, इको, सप्लाई और वीसीसी कह सकते हैं, और ग्राउंड। सप्लाई नॉर्मली 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं रियल टाइम में। ट्रिगर पिन वो है जो ट्रिगर करती है, ट्रिगर करती है किसको, ट्रिगर द सेंसर टू ट्रांसमिट, कि ट्रांसमिट कर दो आप ये। और एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 10 माइक्रोसेकंड की पल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, इको क्या कहता है, रिसीव्ड पल्स फ्रॉम ऑब्स्टेकल। ये इको है कि जो भी पल्स आती है ऑब्स्टेकल से वो इको पे जाती है। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे डायग्राम को देखिए, हमने 10 माइक्रोसेकंड की एक पल्स करी, ट्रिगर करा, ट्रिगर करते ही एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है 8 पल्स का, 8 पल्स का एक ग्रुप ट्रांसमिट होता है 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला। 40 किलो हर्ट्ज की 8 पल्सें ट्रांसमिट होती है, 40 किलो हर्ट्ज की 8 पल्सें ट्रांसमिट होती हैं। इसके बाद हम ट्रिगर को इसको लो कर देते हैं। अब ये लो है, अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये पल्स खत्म हुई, काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, और देखा जाता है कि जो इको सिग्नल है वो कब रिसीव हुआ है। जैसे ही इको सिग्नल रिसीव होता है, काउंटिंग बंद कर दी जाती है। बात समझ में आ गई है नहीं आई वर्किंग। तो मैंने क्या बोला कि पहले 10 माइक्रोसेकंड की पल्स दो और फिर लो कर दो। जैसे ही 10 आपकी पल्स लो हुई है ट्रिगर की, इतनी देर में फिर 40 किलो हर्ट्ज की 8 पल्सों का ग्रुप निकलेगा, और जब वो पल्स निकल जाती हैं फिर काउंटर स्टार्ट हो जाता है। काउंटर स्टार्ट हो जाता है तो वो ये देखता है, वो तब तक काउंटिंग करता रहता है जब तक इको सिग्नल रिसीव नहीं हो जाए। ठीक है, और कंडीशन ये है कि दोबारा ट्रिगर नहीं होना चाहिए, दोबारा ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ये बेसिक डायग्राम है। ठीक है, अब ये आपका सेंसर इस तरीके का होता है। अब देखिए आप 10 माइक्रोसेकंड की पल्स निकली, पहले आपने 10 माइक्रोसेकंड का ट्रिगर पिन किया, ट्रिगर करते ही आपको 8 पल्सें मिल गई 40 किलो हर्ट्ज की। फिर आप इको सिग्नल को देखोगे, और इको सिग्नल बोला जाता है 38 मिली सेकेंड के अंदर रिसीव होना चाहिए, 38 मिली सेकेंड के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए। अदरवाइज इको क्या कहेगा, 0, इको 0 माना जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। 38 मिली सेकेंड के अंदर इको सिग्नल रिसीव हो जाना चाहिए, ये बोला जाता है। जो मैंने बताया ना फॉल्स इको को रोकने के लिए बोलते हैं 38 मिली सेकेंड के अंदर इको रिसीव हो जाना चाहिए। अगर अनएम्बिगुअस रेंज से बचना है, फॉल्स एरर से, फॉल्स रीडिंग से बचना है, तो बोला जाता है 38 मिली सेकेंड के टाइम के अंदर जो ट्रांसमिट पल्स है उसके बाद से कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना, ट्रांसमिटिंग पल्स के बाद से 38 मिली सेकेंड के टाइम के अंदर रिसीव्ड पल्स से इको सिग्नल रिसीव हो जाना चाहिए। तो जैसे ट्रांसमिटिंग पल्स खत्म होती है निकलना, तब से काउंटर स्टार्ट हो जाता है, और काउंटर 38 मिली सेकेंड तक चलेगा। उसमें वो काउंटिंग करता रहता है, और जो काउंटिंग करता है उसके बाद में फिर टाइम कैलकुलेट करा जाता है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे 10 माइक्रोसेकंड की हमने पल्स लगाई, तो वो ट्रिगर पिन पे लगाते हैं। उस ट्रिगर पिन पे लगते ही एक 8 पल्स निकलती हैं। कितने किलो हर्ट्ज की, 40 किलो हर्ट्ज की वो निकलती हैं। जब ये जाती हैं तो वो टकराती हैं, और टकराने के बाद इको पिन हाई हो जाती है। ठीक है, टकराने के बाद अगर वो इको पिन पे आती हैं तो वो हाई हो जाती हैं। और ध्यान रखना, अगर 38 मिली सेकेंड के अंदर अगर वो इको पिन नहीं आई, ठीक है, तो अपना आप ही टाइम आउट हो जाएगा और वो लो हो जाएगी। ठीक है, तो 38 मिली सेकेंड मतलब अगर उस रेंज में, शुरू में देखो इको पिन लो है, शुरू में इको पिन लो है, जैसे इको पिन हाई होती है मतलब टकरा के सिग्नल वापस मिल गया है, पर 38 मिली सेकेंड के अंदर हाई हो गई इको पिन तो काम बन जाएगा। पर 38 मिली सेकेंड के अंदर अगर हाई नहीं हुई है तो फिर हम बोलेंगे कि आपका जो सेंसर है वो रेंज को नहीं पकड़ पाया।
बात समझ में आ गई या नहीं आई? मैक्सिमम रेंज इसी पे डिसाइड हो गई। क्लियर है? अब देखिए ढंग से पहली बात कि आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और कनेक्शन कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए आप यहां पे मैंने थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा पहले ये देख लीजिए आप, और फिर क्या करना नहीं पड़ेगा वो भी देख लीजिए। जब आप प्रोटीएस पे यूज करेंगे, देखिए रियल टाइम में वो भी मैं बता रहा हूं और प्रोटीएस पे कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। आप एर्डिनो ले लो, आपने एर्डिनो ले लिया। अब यहां पर आपको एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर लाइब्रेरी। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर लाइब्रेरी को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे, या तो आप एक्सट्रैक्ट कर लो इसे, आप इसे एक्सट्रैक्ट टू कर दो। एक्सट्रैक्ट टू करके जब पूछेगा तो ये आपसे पाथ पूछेगा, सॉरी एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर दो, सॉरी एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करोगे तो ये पाथ पूछेगा। पाथ पूछे तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाके आप पहले प्रोग्राम डेटा खोलना है। प्रोग्राम फाइल नहीं, प्रोग्राम डेटा हिडन होता ही है, इसको हाइड से अनहाइड कर लेना। प्रोग्राम डेटा, इसमें लेफ्ट सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा और जो सॉफ्टवेयर है आपका प्रोटीएस, प्रोटीएस ए प्रोफेशनल, उसमें एक लाइब्रेरी नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें ओके कर देना। मैंने पहले से डाल रखा है इसलिए मुझे जस्ट टू ऑल करने को बोल रहा है, तो ये है। फिर प्रोटीएस को स्टार्ट करो, फिर प्रोटीएस को दोबारा स्टार्ट करो, ठीक है। दोबारा स्टार्ट करने के बाद फिर आप यहां पे कंपोनेंट मोड में जाके आप डालिए अल्ट्रासोनिक सेंसर। प्रोटीएस स्टार्ट नहीं करोगे आएगा ही नहीं। अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04 ये आपने ले लिया और इसको यहां ले लिया। अब इसकी 4 पिनें मैं बता रहा हूं जो मैंने बताई। टेस्ट पिन क्यों दे रखी है? क्योंकि प्रोटीएस पे सिमुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑब्स्टेकल तो है नहीं, इसलिए टेस्ट पिन दे रखी है। पर रियल टाइम में टेस्ट पिन नहीं होगी, रियल टाइम में टेस्ट पिन नहीं होगी। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई लेंगे। 5 वोल्ट की मैंने सप्लाई दी है और 5 वोल्ट की सप्लाई को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है और ग्राउंड टर्मिनल को मैंने ग्राउंड पे जोड़ दिया है, ठीक है। ये तो हो गई मेरी सेंसर को सप्लाई, ठीक। यहां पे लिया मैंने और यहां पे ग्राउंड कर दिया मैंने और इसको 5 वोल्ट कर दिया, क्योंकि ये 5 वोल्ट पे चलता है। अभी हमने देखा है 5 वोल्ट पे चलता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? अब आती है बात ये टेस्ट पिन। टेस्ट पिन पे हम क्या करेंगे वो अभी हम देखेंगे। अब बात आती है ट्रिगर और रीड को। तो अब हम इसको ट्रिगर पल्स 10 माइक्रो सेकंड की पल्स हम माइक्रो कंट्रोलर एर्डिनो से ही देंगे। ट्रिगर पल्स हम एर्डिनो से ही देंगे और जो इको पल्स है वो ये रिसीव तो करता है, और उस इको पल्स को हम मेजरमेंट के लिए एर्डिनो पे यूज कर रहे हैं। मतलब इको एक तरह से इनपुट का काम कर रहा है और जो ट्रिगर है वो हमारे लिए एर्डिनो पे आउटपुट का काम कर रहा है, क्योंकि एर्डिनो से हमने सेंसर को ट्रिगर करा है, एर्डिनो से हमने सेंसर को ट्रिगर करा है और फिर जो ट्रिगर होकर जो इको सिग्नल रिसीव हुआ है उसको एर्डिनो ने रिसीव किया है। बात समझ में आ गई है नहीं? तो पिन नंबर 7 और 8 पे मैंने ये जोड़ दिया। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कनेक्शन। अब हम आते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएं। अभी प्रोग्राम बनाना है हमें, तो प्रोग्राम के लिए मैं आपको बताता हूं प्रोग्राम फॉर एर्डिनो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए आप। इसी प्रोग्राम को मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि कंपाइल करने में टाइम नहीं लगे। होल्ड डाउन करिए, थोड़ा लैपटॉप क्या है हैंग हो जाता है।
ये देखिए कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया। अब ढंग से देखिएगा प्रोग्राम को आप। सबसे पहले मैंने वो पिन ली है, डिफाइन करी है जो मैंने लिखी है। जैसे इको जो पिन है, अगर मैं इसको ऊपर ले लेता हूं कंट्रोल एक्स और यहाँ पे लिख देता हूं कंट्रोल वी, ठीक है। और ढंग से देखिए आप, मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो ट्रिगर पिन है उसको डिफाइन करा है 7 नंबर पे। तो 7 नंबर को मैं ट्रिगर बोलना चाहता हूं, इसलिए मैंने हैश डिफाइन लिखा है। ध्यान रखना, जब भी किसी पिन को हम कोई नाम देना चाहते हैं, डिक्लेयर नेम टू ए पिन 7, तो हमने नाम दिया ट्रिगर, क्या मैं उसे ट्रिगर बोलूंगा। ऐसे पिन नंबर को भी मैंने क्या करा है, पिन नंबर को भी मैंने यहां पे डिक्लेयर पिन टू ए, नेम टू ए, क्लियर है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है ड्यूरेशन लॉन्ग नाम का, लॉन्ग डेटा टाइप का हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है। क्या नाम है उस वेरिएबल का, ड्यूरेशन। लॉन्ग डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है ड्यूरेशन, ठीक है। अब लॉन्ग क्यों लिया है, क्योंकि लॉन्ग की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 65,535 होती है। अगर इंट टाइप का लेते, इफ यू टेक इंट टाइप, तो इसकी रेंज जो होती है वो होती है माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767। इसीलिए तो हमारी रेंज जो ड्यूरेशन है वो हमने ज्यादा ले रखा है। इंट डिस्टेंस जो कि नॉर्मली इस रेंज की होगी। फिर हमने करा वॉइड सेटअप, जो हमारा ये बताएगा कि सेटअप क्या है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक ले रखी है सीरियल डॉट बिगिन, जिसमें मैंने बोला है कि बॉड रेट जो है वो मेरी 96 से होगी, और सीरियल डॉट बिगिन मतलब सीरियल टर्मिनल पे मैं डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। फिर मैंने पिन को डिफाइन करा कि पिन मोड जो करता है वो डिफाइन करता है, डिफाइन द मोड ऑफ पिन। तो ट्रिगर पिन को मैंने आउटपुट की तरह डिफाइन करा है, पिन 7, ठीक है। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कमेंट बॉक्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसके पीछे डबल स्लैश लगा देता हूं तो ये कमेंट बन जाता है, और कमेंट को वो एरर नहीं देगा प्रोग्राम में। पर अगर आपने ये कमेंट बॉक्स नहीं लगाया तो ये फिर एरर दे देगा, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन मान लेगा। तो इको पिन को मैंने इनपुट बनाया है और ट्रिगर पिन को मैंने आउटपुट बनाया है, और मेरा वॉइड सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब आता है वॉइड लूप, मतलब इनफाइनाइट टाइम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिगर को हाई करते हैं 10 माइक्रो सेकेंड के लिए। अब 10 माइक्रो सेकेंड के लिए जो डिले का प्रोग्राम है, वो डिले में माइक्रो सेकेंड अगर लिख दो तो अंदर जो वैल्यू आती है वो माइक्रो सेकेंड की आएगी, डिले, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स और वैल्यू। ये क्या करता है, गिव डिले ऑफ माइक्रो सेकेंड्स वैल्यू इन माइक्रो सेकेंड्स, इतने देर का ये डिले देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है नहीं आई। पर अगर आपने डिले लिखा, ओनली डिले लिखा, तो फिर वो मिली सेकेंड में देता है। बात समझ में आ गई। तो डिले माइक्रो सेकेंड का मतलब है ये 10 माइक्रो सेकेंड की डिले देगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई, ठीक है। अब आपने इस पिन को पहले क्या करा, लो कर दिया, पहले इस पिन को लो कर दिया, अच्छी बात है। इस पिन को लो करने के बाद आपने वापस डिले माइक्रो सेकेंड दिया और हाई कर दिया, तो अब ये पिन हाई हो गई। जैसे ये पिन हाई होगी, ढंग से सुनना, ये पिन हाई होगी, जैसे ये पिन हाई होती है तो ये हाई हो चुकी है। उसी टाइम ही 8 पल्स की आपकी सोनार वेव निकल चुकी है जब ये पिन हाई हो जाती है।
फिर इस पिन को हमने लो कर दिया तो अब कोई वेव नहीं जा रही है, मतलब वो वेव रुक गई है। जैसे ये पिन हाई हुई है और फिर लो हो गई है, ढंग से सुनना मेरी बात, 10 माइक्रोसेकंड के लिए आपने उसको हाई कराया, 10 ही क्यों लिया, मेन बात ये है एटलीस्ट मिनिमम टाइम ट्रिगर होने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर को 10 माइक्रोसेकंड लगता है, 10 माइक्रोसेकंड उसको ट्रिगर होने में लगता है, तो एटलीस्ट इतनी पल्स तो उसे दो, उसके बाद आप ज्यादा दे दो कोई मतलब नहीं है, कम से कम 10। पर जब ये दोबारा लो होगी, लो होने के बाद फिर वेव निकलती है, 8 पल्सें निकलती हैं 40 किलोहर्ट्ज की। इसका लो होने का मतलब क्या है, लो होने का मतलब है कि जैसे ही ट्रिगर पिन हाई हुई वो ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद वो इंतजार कर रहा है लो हो जाए, लो होते ही वो 8 पल्सें 40 किलोहर्ट्ज की निकाल देता है, ठीक है। फिर हमने इसको लो कर दिया। अब आती है बात ड्यूरेशन बराबर पल्स इन। ये पल्स इन फंक्शन क्या है, ढंग से देखिए, ये पल्स इन फंक्शन क्या करता है मैं बता देता हूं। पल्स इन जिसका सिंटेक्स होता है, जिसका सिंटेक्स नॉर्मली होता है पिन, वैल्यू और टाइम आउट, ये वैल्यू होती है इसकी। तो होता क्या है, जैसे पल्स इन फंक्शन, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जैसे पल्स निकली है काउंटर स्टार्ट हो चुका है, तो पल्स इन ये कहता है कि जो इको सिग्नल आएगा, जो इको सिग्नल आएगा कौन सी पिन पे आएगा, इको पिन पे आएगा, वो हाई करने का बोल रहा है कि जो इको पिन है वो हाई होएगी। और टाइम आउट अभी मैंने लिया नहीं है, तो टाइम आउट क्या बता रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो पल्स इन फंक्शन है वो क्या करता है, काउंटिंग करता है, काउंटिंग। जैसे ही पल्स आपकी गई काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी पल्स ट्रांसमिट हुई थी, 8 पल्सें जैसे निकली थी, 8 पल्सों के बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, 8 पल्सों के बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और इको सिग्नल रिसीव होने का इंतजार किया जाता है। तो जब इको सिग्नल रिसीव होने का इंतजार किया जाता है तो पल्स जैसे निकली थी काउंटर स्टार्ट हो जाता है, पल्स जैसे निकली थी काउंटर स्टार्ट हो जाता है। शुरू में इको लो था, ढंग से देखिए आप, ये देखिए आप, शुरू में इको क्या था, लो था, ठीक है। और पल्स निकल, देखिए ये आपकी पल्स है, ये आपकी 8 पल्सें हैं। जैसे ये 8 पल्सें 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 पल्सें निकल चुकी हैं, ठीक है। जब ये 8 पल्सें निकली, और ये 8 पल्सें कब निकली, जब ट्रिगर, ये जो ट्रिगर है ये हाई से लो हुआ, हाई से लो हो गया तो ये पल्सें स्टार्ट हो गई। ये पल्सें जैसे स्टार्ट हुई तो शुरू में इको लो था और लो ही रहा, पर जैसे ये पल्सें स्टार्ट हुई यहां से, इसने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, काउंटिंग स्टार्ट कर दी इनबिल्ट, काउंटिंग स्टार्ट होती रही और ये इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा कि कब ये इको सिग्नल हाई हुई, कब ये इको सिग्नल हाई हुई, ठीक है। अब जैसे ही इसने काउंटिंग स्टार्ट करी तो जैसे ही इको सिग्नल हाई हुआ तो इस दौरान को ये काउंट कर लेता है, पल्स इन फंक्शन। पर टाइम आउट क्या कह रहा है, टाइम आउट ये कह रहा है कि आप टाइम आउट की वैल्यू अगर डिफाइन कर देंगे फंक्शन के अंदर तो इतनी देर में वो इंतजार करेगा, बस काउंटिंग वो इतनी देर के लिए करेगा, फिर वो काउंटिंग रोक देगा। टाइम आउट ये कह रहा है, टाइम आउट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमने 38 मिली सेकेंड रख रखा है, टाइम आउट जो है वो हमने बाय डिफॉल्ट 38 मिली सेकेंड रख रखा है। तो ये बंदा कह रहा है कि मैं काउंटिंग करूंगा, पर अगर आपने टाइम आउट डिफाइन कर दिया तो मैं उस वैल्यू के बाद टाइम आउट हो जाऊंगा, मैं काउंटिंग रोक दूंगा। पर टाइम आउट यहाँ पे मैंने यही बोला है 38 मिली सेकेंड बाय डिफॉल्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो टाइम आउट ये कह रहा है कि जो टाइम आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 10, ठीक है, तो इतने माइक्रो सेकेंड के बाद जो भी लिखोगे आप, इतने माइक्रो सेकेंड के बाद मैं रोक दूंगा काउंटिंग, ये बोल रहा है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे टाइम आउट डिफाइन करेंगे जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। अब इसमें काउंटिंग कर ली। अब जो काउंटिंग हुई है, ध्यान रखो, वो जो काउंटिंग हुई है वो कहलाती है पल्स की विड्थ। काउंटिंग यहाँ पे जो डिफाइन कर रही है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, इट काउंट द पल्स विड्थ। क्योंकि आपने क्या बोला था, मेरी पल्स शुरू में लो थी और लो के बाद वो हाई हो गई, तो वो जब हाई हुई तो उस पल्स की विड्थ कैलकुलेट हो गई। तो जितनी देर बाद वो काउंटिंग करता रहा, जैसे 0 हुआ, 0 के बाद वो इंतजार करता रहा कि कब हाई हुई कब हाई हुई। जब वो हाई हुई काउंटिंग रुक गई, जैसे ही वो हाई हुई काउंटिंग रुक गई। अगर वो हाई नहीं हो रही है तो काउंटिंग टाइम आउट के बाद रुक जाएगी, टाइम आउट के बाद रुक जाएगी। तो वो हाई हुई, ठीक है, हाई होते ही वो ये कैलकुलेट करता है कि आपका कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया पल्स को लो से हाई होने में, उसको कहते हैं पल्स की विड्थ। फिर उसको हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, 0.034 को, 0.034 को हम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली। क्यों कर दिया हमने 0.034 से, क्योंकि हमने बोला है कि जो 0.034 है यहाँ पे हमने क्या करा है, कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है, बाय मल्टीप्लाई ड्यूरेशन विद 0.034। 0.034 यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन किसमें, सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड, सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड, इसमें ये स्पीड है हमारी साउंड की। और डिवाइड बाय 2 क्यों कराया, डिवाइड बाय 2 क्योंकि मैंने बोला था कि जो ये दूरी जो कैलकुलेट हो रही है, मतलब जो काउंटिंग हुई है वो जाने और आने की हुई है। क्योंकि काउंटिंग आपकी स्टार्ट कब हुई थी, जब पल्स से निकल गई थी, और स्टॉप कब हुई है, जब इको पल्स आई है। तो मतलब आपको आधा करना पड़ेगा, दूरी डबल तय करी है, ठीक है। फिर हमने सीरियल डॉट प्रिंट पे हमने क्या प्रिंट करा दिया, डिस्टेंस, और फिर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब यहाँ पे प्रिंट लिखा है तो ये जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो एज ए स्ट्रिंग पास होगी, पर अगर राइट लिख देते तो फिर एस्काई वैल्यू प्रिंट करनी, एस्काई वैल्यू प्रिंट होती है, ये मैंने बताया था। अगर राइट लिख देते तो फिर जो वेरिएबल लिखा है उसकी एस्काई वैल्यू प्रिंट होगी, पर अगर आपने वेरिएबल लिखा है और प्रिंट लिखा है तो फिर ये इसकी है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? तो सबसे पहले मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब ये काम बार बार होता रहेगा। हाँ, आप इसको यूजिंग फंक्शन भी कर सकते हैं, यूजिंग फंक्शन भी आप कर सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। आप क्या करिए, ये जो काम कर रहे हो आप फॉर लूप के अंदर, ये वाला काम, ये वाला था, कौन सा वाला, कैलकुलेट करने वाला, तो टाइम को कैलकुलेट करने वाला जो काम है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आप एक फंक्शन में डाल दो, और जो डिस्प्ले कराने का काम है वो एक फंक्शन में डाल दो, और फिर फॉर लूप में दोनों फंक्शन कॉल कर दो। वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो चीज अलग है। क्लियर है? यूजिंग फंक्शन मतलब क्या है, आपने जो कैलकुलेट करने वाला पार्ट है उसका फंक्शन अलग बना लो, और जो डिस्प्ले करने वाला पार्ट है उसका फंक्शन अलग बना लो, और वॉइड लूप में आप उसको डिफाइन कर दो। जैसे मान लो आपने कैलकुलेट वाला फंक्शन करा, जैसे वॉइड लूप है, वॉइड लूप लगाया आपने, वॉइड लूप के अंदर आप कुछ ही नहीं करेंगे, आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्या, कैलकुलेट। कैलकुलेट वाला फंक्शन बना रखा है आपने, ठीक है। फिर आप डिस्प्ले वाला कॉल कर लो, डिस्प्ले, और ये काम आप इनफाइनाइट टाइम तक करते रहो। अब कैलकुलेट वाले पार्ट में कौन आ जाएगा, कैलकुलेट वाले पार्ट में आपका ये आ जाएगा, कैलकुलेट, ठीक है, यूजिंग फंक्शन। यूजिंग फंक्शन में अब देखें कैसे है, यहां पे देखिए यूजिंग फंक्शन कैसे करेंगे। ये देखिए आप यूजिंग फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए आप पहले ये चीजें डिफाइन कर लो। आप वॉइड सेटअप तक तो डिफाइन कर लीजिए, ये चीज डिफाइन हो गई। ये लो आप, अब आता है आपका कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट
फंक्शन का नाम दिया है इंट कैलकुलेट, इंट कैलकुलेट, इंट कैलकुलेट नाम का फंक्शन दे दिया और इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन करा, ये देखिए आप, जो काम था मेरा, कौन सा काम था मेरा, ये वाला काम जो था, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये ड्यूरेशन वाला, यहां तक का पार्ट, यहां तक का पार्ट है जो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये लीजिए आप, और ये बंद कर दिया मैंने। अब आ जाओ डिस्प्ले वाला फंक्शन, डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए मैंने क्या करा, ये लिया, और डिस्प्ले फंक्शन में मेरे को क्या करना पड़ेगा बताइए, डिस्प्ले फंक्शन में क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। अब यहाँ पे मेरे को डिफाइन जो करने पड़ेंगे ना, ये ड्यूरेशन, ये अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे, ये जो ड्यूरेशन है और ये है ना जो इंट डिस्टेंस वगैरह, ये मेरे को फिर अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, फंक्शन से बाहर तो रख नहीं सकते आप, तो आपको कहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे, या तो आप इनको ऊपर डिफाइन कर दो, ऊपर इंट डिस्टेंस हो गया, ड्यूरेशन हो गया, ये ऊपर डिफाइन कर दें, वॉइड में मत करना, फिर वॉइड सेटअप में डिफाइन नहीं होंगे। अब ये देखिए आप, कैलकुलेट फंक्शन हो गया, डिस्प्ले फंक्शन में आप क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन में आप ये वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे जो मैंने बता रहा था, ये वाली वैल्यू, कौन सी थी, ये वाली वैल्यू, डिस्टेंस बराबर, ये वैल्यू प्रिंट कराएंगे आप। तो ये डिस्प्ले फंक्शन में आ गई आपकी, और ये बंद हो गया आपका डिस्प्ले फंक्शन। अब डिस्प्ले फंक्शन बंद हो गया, ठीक है, ये डिस्प्ले फंक्शन बंद हो गया, ठीक है, और ये कैलकुलेट फंक्शन बंद हो गया। अब आपने वॉइड लूप करा, वॉइड लूप में आपने फंक्शन कॉल कर लिया, कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया, पहले कैलकुलेट फिर डिस्प्ले, पहले आपने कौन सा फंक्शन कॉल करा है, कैलकुलेट, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा ढंग से देख लीजिए आप। सबसे पहले वो कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा आपका वॉइड में, वो वॉइड सेटअप में, पहले वॉइड सेटअप में आ गया, वॉइड सेटअप के बाद वो वॉइड लूप में आएगा, वॉइड लूप में आके उसे पता लगा कैलकुलेट फंक्शन है, तो वो कैलकुलेट काम करेगा, फिर वो डिस्प्ले करेगा, और ये काम बार बार चलता रहेगा। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा यूजिंग किसका, यूजिंग फंक्शन, ये फंक्शन से हो गया। बात समझ आ गई है नहीं आई, यूजिंग फंक्शन हो गया ये, ठीक है। ये वॉइड सेटअप को भी मैं लाल कर देता हूं जिससे कि पता लग जाए तुम्हें, ये अलग अलग फंक्शन है, और ये वॉइड लूप को भी मैं लाल कर देता हूं क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, वॉइड लूप, ये इनफाइनाइट टाइम हो रहा है, ये लीजिए आप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहले कैलकुलेट हो रही है डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर देता हूँ टाइम, सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर देता हूँ डिस्टेंस की जगह टाइम, टाइम और टाइम के बाद डिस्टेंस, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और यहाँ पे टाइम डिस्टेंस डिले दे देता हूँ 1000 का, कि 1000 के बाद प्रिंट होता रहे, राइट है। अब ढंग से देखिएगा आप बात को, टाइम स्लैश टी, टाइम स्लैश टी, और ये हो गया टाइम स्लैश टी ड्यूरेशन, और ये डिस्टेंस स्लैश टी और डिस्टेंस, ठीक है। अब ढंग से देखिए आप, फिर मैंने स्केच करा, स्केच करके एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, पल्सिन का फंक्शन का मतलब समझ आ गया। पल्सिन ये देखता है कि जब कोई पल्स ट्रांसमिट हुई थी, पल्सिन जब कोई पल्स से ट्रांसमिट हुई थी तो वहां से काउंटर स्टार्ट हो जाता है, और वो इंतजार करता है जो पिन आपने डिफाइन करी है उसको हाई होने का, वो हाई कब हुई है, तो जितनी देर तक वो हाई नहीं होती है तब तक वो काउंटिंग करता रहता है, और जैसे वो हाई हो जाती है वो काउंटिंग रोक देता है।
और अगर टाइम आउट लगा दिया तो वो पहले इंतजार करेगा हाई होने का, और अगर हाई नहीं हुआ तो पर्टिकुलर टाइम के बाद रोक देगा। तो ये पल्सिंग फंक्शन करता है। ये कंपाइल हो जाए एक बार, इतने मैं पोज कर देता हूं जितनी देर ये कंपाइल हो। अब वापस हम हमारे प्रोटीज पे आ जाते हैं। अब प्रोटीज में ध्यान रखिएगा, इसमें अब ऑब्स्टेकल तो है नहीं, तो कैसे हम ऑब्स्टेकल लाएं, इसके लिए एक टेस्ट पिन दे रखी है। टेस्ट पिन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पावर सप्लाई देंगे डीसी, जो कि यहां पे मिल जाएगी आपको। यहां से आप ये सोर्स लेते ना, ये जनरेटर मोड में डीसी मिल जाएगी, और डीसी पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके इसका वोल्टेज कर दीजिएगा 5 वोल्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको लेना क्या है, यहां पे आप लोगे पोर्ट HG का मतलब ये लीनियर पोर्ट है, मतलब एनिमेटेड पोर्ट है, इसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। ये पोर्ट HG मैंने ले लिया। अब इसका एक टर्मिनल आपको सप्लाई पे देना है, सेल लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये सिमुलेट करने के लिए लगा, रियल टाइम में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल टाइम में आपको सेल नहीं लेना है आपको, सेल गलत ले लिया, अपन ले चुके हैं बैटरी। आपको रियल टाइम में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल टेस्ट पिन के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑब्स्टेकल तो है नहीं प्रोटीएस पे ऑब्स्टेकल नहीं है, इसलिए सिमुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूं। और नीचे का टर्मिनल ग्राउंड कर दो, और जो बीच वाला टर्मिनल है उसको टेस्ट पिन पे दे दो, क्योंकि मेरे पास ऑब्स्टेकल नहीं है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को ही ऑब्स्टेकल मान रहा हूं। अब ढंग से देखिए, आप एक सीरियल टर्मिनल ले लीजिए, आप सीरियल टर्मिनल ले लीजिए। सीरियल टर्मिनल, ये सीरियल टर्मिनल कहाँ है, ये रहा वर्चुअल टर्मिनल ले लीजिए आप। और RXT TXT पे लगा दिया। ठीक है, RXT को TXT पे लगा दिया। अब मैं यहां पे देखता हूं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका खुद की हमने एक हेक्स फाइल लोड होती है, इसकी खुद की एक हेक्स फाइल लोड होती है अल्ट्रासोनिक सेंसर की, वो देनी पड़ेगी। पर रियल टाइम में कोई हेक्स फाइल नहीं होती है, ध्यान रखना। रियल टाइम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे आप, ये प्रोटीएस पे हेक्स फाइल बना रखी है, क्यों बना रखी है, क्योंकि इको सिग्नल जनरेट करने के लिए, अब इको तो यहाँ पे है नहीं, तो इको सिग्नल जनरेट करने के लिए इसने हेक्स फाइल बना रखी है, जो आपको कहाँ मिलेगी, उस अल्ट्रासोनिक सेंसर की लाइब्रेरी में ही मिलेगी। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की लाइब्रेरी आपने ली थी, उस अल्ट्रासोनिक सेंसर की लाइब्रेरी में एक हेक्स फाइल मिलेगी, अल्ट्रासोनिक टीईपी करके हेक्स फाइल मिलेगी। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, रियल टाइम में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, न तो रियल टाइम में टेस्ट पिन की जरूरत पड़ेगी, न रियल टाइम में आपको ये हेक्स फाइल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेकल है रियल टाइम में। यहाँ पे इको सिग्नल जनरेट करने के लिए हेक्स फाइल ली गई है, और वो इको सिग्नल जनरेट होगा इसे टेस्ट पिन के जरिए। टेस्ट पिन से वो इको सिग्नल कंट्रोल होगा मेरा, और इको सिग्नल जनरेट करने के लिए मैंने हेक्स फाइल बनाई है। बात समझ आ गई है नहीं? इको सिग्नल जनरेट करने के लिए हेक्स फाइल बनाई है, और उसी इको सिग्नल को चेंज करने के लिए मैंने टेस्ट पिन यूज करी है। समझ में आ गया? अब मैंने इसको रन कर दिया। जैसे मैंने रन करा, देखिए आप, एडुइनो के अंदर प्रोग्राम डाल दिया आपने। एडुइनो के अंदर प्रोग्राम डालना पड़ेगा। हेक्स फाइल आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर की भी डालनी पड़ेगी। और देखिए आप वर्चुअल टर्मिनल पे क्या शो होता है, टाइम कैलकुलेट हो रहा है, डिस्टेंस आ रही है, टाइम और डिस्टेंस दोनों दिखा रहा है। टाइम का मतलब क्या है? काउंटिंग। ये अब देखिए काउंटिंग काउंट कर रहा है। टाइम का मतलब काउंटिंग है, और डिस्टेंस जो आई है सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आई है। हम ओल्ड ले लेते हैं। अब देखिए आप,
जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, टेस्ट पिन चेंज कर रहा हूँ, तो इको सिग्नल चेंज हो रहा है, इको सिग्नल चेंज हो रहा है, इको सिग्नल चेंज हो रहा है। तो मेरा जो काउंटिंग है वो अलग अलग हो रही है, और काउंटिंग अलग अलग हो रही है मतलब वो इको सिग्नल के हाई होने का इंतजार कर रहा है। ये देखिए आप, अब कुछ और आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज कर सकते हैं। पर रियल टाइम में तो इको सिग्नल जो आएगा उसी को देखा जाएगा, रियल टाइम में तो इको सिग्नल को ही देखा जाएगा। यहाँ पे बस मैं रेजिस्टेंस के थ्रू क्या है, इको सिग्नल को दूर और पास ला रहा हूं। देखिए अब जैसे जैसे मैं इसको डाउन कर रहा हूं, ढंग से देखिए, जैसे जैसे मैं इसको डाउन कर रहा हूं, ये मिनिमम लेवल पे आ गया। डाउन कर रहा हूं मतलब मैंने ऑब्स्टेकल को पास ले आया। जैसे जैसे इसको मैं ऊंचा करूंगा, जैसे जैसे मैं इसको ऊंचा करूंगा, आपका देखिए अब इको सिग्नल कहां आ गया। देखिए अब 270 से 370 हो गया, और दूर ले जाता हूं मैं ऑब्जेक्ट को, और दूर ले जाऊंगा तो अब और वैल्यू अलग आ जाएगी। देखिएगा 387 के बाद क्या आती है देखते हैं, 431 आ गई। तो अब मैं दूर ले जा रहा हूँ, पास ले जा रहा हूँ, तो मेरी डिस्टेंस है। पर रियल टाइम में आपको कोई जरूरत नहीं है टेस्ट पिन की, होती भी नहीं है टेस्ट पिन। टेस्ट पिन केवल ये प्रोटीज लाइब्रेरी के लिए दी गई है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? अब आगे चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04 की कीमत 225 रुपए है। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 13 फीट से ज्यादा के डिस्टेंस है तो फिर ये नहीं मेजर कर पाएगा, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। फिर अगर मान लो शैलो एंगल जो आपने दे रखा है उस पर अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस दे रखी है, ठीक है, तो साउंड कभी भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी शैलो सरफेस से। शैलो एंगल पे साउंड आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, शैलो एंगल से, ठीक है। आगे अगर बिल्कुल बहुत ही नॉर्मली क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो फिर आपकी वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, अगर इर्रेगुलर सरफेस का है तो वो कहीं भी जाके टकरा के कहीं भी जा सकती है, फिर वो डिटेक्ट नहीं करेगा। इर्रेगुलर सरफेस है तो, और सॉफ्ट होनी चाहिए। जैसे कोई गुड्डा रख दिया, उससे कोई टकरा के आएगी ही नहीं। कोई हार्ड सरफेस से तो वेव टकरा के भी आ जाए, पर कोई सॉफ्ट सरफेस से वेव टकरा के नहीं आएगी। और दूसरा मैंने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ह्यूमिडिटी है। तो आप कोशिश यही करें कि पहले स्पीड ऑफ साउंड जो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ प्रोग्राम में, यहाँ पे देखिए मैंने कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, ये देखिए 0.034। आपको ये कांस्टेंट नहीं लेनी है, आपको एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप इस फॉर्मूले में रख के, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एक टेम्परेचर सेंसर लगा लेना, और टेम्परेचर सेंसर की जो वैल्यू आएगी आपकी टेम्परेचर की, उसको इस फॉर्मूले में रखना, फिर स्पीड ऑफ साउंड करना। मतलब यहाँ पे आप एक वेरिएबल लोगे, साउंड नाम का वेरिएबल लोगे, और साउंड के अंदर क्या करोगे, इंट साउंड नाम का वेरिएबल लोगे, और साउंड को यहाँ पे रखोगे। और साउंड की वैल्यू कितनी है, साउंड बराबर जो भी वैल्यू है आपकी, फॉर्मूला क्या है आपका, ये रहा। साउंड बराबर क्या है, 331.4 प्लस 0.065 स्टार 10, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे ये वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू से आपका साउंड निकल के आएगी, मतलब साउंड मतलब स्पीड ऑफ साउंड आएगी। बात समझ में आ गई है, नहीं आई? ठीक। और टेम्प कहां से आएगा, टेम्प कहां है, जो टेम्परेचर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप टेम्परेचर इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना चाहते तो फिर 0.034 ले लो, आप 0.034 ही ले लीजिए। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये तो था आपका HCSR04 के साथ। पर और कोई सेंसर है मार्केट में, तो एक सेंसर आता है जो अमेरिका ने बनाया है, US100, जो HCSR04 की तरह ही होता है, पर इसके अंदर दो खासियत है। जो प्रोग्राम मैंने आपको अभी कराया है उसको कहते हैं पल्स विड्थ मोड, इसको कहते हैं पल्स विड्थ मोड।
पर जो US100 है वो दोनों मोड में काम करता है। एक मोड होता है सीरियल यूआर्ट मोड और एक होता है HCSR04 मोड और पल्स विड्थ मोड। हम उसको नाम क्या दे सकते हैं, पल्स विड्थ मोड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, HCSR04 का पल्स विड्थ मोड, क्योंकि हमने यहाँ पे पल्स की जो इको पल्स आ रही थी उसकी विड्थ कैलकुलेट करी थी, इसलिए पल्स विड्थ मोड कहलाता है या सीरियल यूआर्ट मोड कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वो देखिए। अगर जंपर बैक में से रिमूव कर दो, इसका एक बैक पार्ट होता है, अगर उसमें जंपर रिमूव कर दो तो पल्स विड्थ मोड में काम करेगा, पर अगर जंपर लगा दो तो फिर ये सीरियल पोर्ट मोड में काम करता है, यूआर्ट मोड में काम करता है। ठीक है, ये सेंसर के अंदर दो खासियत है। और यूआर्ट मोड में क्या करते हैं हम, यूआर्ट मोड में हम ये चेक करते हैं कि सबसे पहले हम 055 भेजेंगे ट्रिगर करने के लिए, 055 भेजेंगे ट्रिगर करने के लिए, और फिर हम दोनों बिटों को रीड कर लेते हैं, दोनों बिटों को रीड कर लेते हैं। ये हमारी मेन चीज है। ट्रिगर करने के लिए हम 055 भेजते हैं और फिर हम दोनों बिटों को यूज कर लेते हैं। और HCSR04 मोड में हम क्या करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है वही नॉर्मल लॉजिक रहता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 2 सेंटीमीटर से 450 सेंटीमीटर है, राइट है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 10 से 250 सेंटीमीटर सही रिजल्ट देती है, उसके बाद ये एरर देना चालू कर देता है। 2 मिली एम्पियर का करंट लेता है, ये कम पावर लेता है, वोल्टेज भी ये कम लेता है, टेम्परेचर रेंज भी इसकी सही है, एंगल जो है इसका वो लेस देन 15 डिग्री पे काम करता है। ठीक है, एक्यूरेसी इसकी 0.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमेंशन इसकी 45 गुना 20 mm है, 9 ग्राम का वेट है, पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 6 से 7 US$। पर इसके अंदर कुछ फीचर है कि सीरियल यूआर्ट मोड में काम कर रहा था, जो HCSR04 मोड में काम नहीं कर रहा था। अब ढंग से देखिए, ये इस तरीके का होता है, 5 पिन होती है, 2 ग्राउंड है, एक ट्रिगर है, एक इको है, एक VCC है। 2 ग्राउंड है, एक ट्रिगर है, एक इको है, एक VCC है और 2 ग्राउंड है। अब ये कैसे काम करते हैं, सीरियल मोड में अगर काम कराना है तो सबसे पहले आप एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी लेते हैं, सॉफ्टवेयर serial.h। सॉफ्टवेयर serial.h लोगे आप तो 3 और 2 हमने एक सीरियल पे कनेक्ट कर रखे हैं। अगर आप ये सीरियल डिफाइन नहीं करना चाहते, दोबारा ढंग से सुन लेना, तो आपको 2, 1 और 0 पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जो होती है, जिसे कहते हैं THD और RHD, उसी को यूज करना पड़ेगा। पर अगर आप अलग से कोई पिन डिफाइन करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर सीरियल के लिए, तो सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी है जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, माई सीरियल। ठीक है, माई सीरियल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, माई सीरियल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और जिसकी पिन मैंने डिफाइन करी है क्या, कि 3 नंबर जो है वो मेरा RX है, 3 नंबर मेरी क्या है, RX है, और 2 नंबर मेरी TX है। नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट होती है, वो होती है तो पिन नंबर जो 2 होती है हमारी, पिन नंबर 2 वो हमारी क्या होती है, पिन अगर 0 से स्टार्ट करें तो पिन नंबर 1। एडिनो में देखिए आप, इस एडिनो में देखिए आप, पिन नंबर 0 और 1 है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 THD होती है, 0 RHD होती है। पर आप चाहते हो कि कोई और पिन मेरी सॉफ्टवेयर सीरियल में काम आए, तो फिर आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर सीरियल, ऑब्जेक्ट का नाम और पिन नंबर, जिसमें पहली जो पिन होती है वो RX को शो करती है, और जो दूसरी पिन होती है, मतलब दूसरा नंबर जो होता है वो TX को शो करता है। तो यहाँ पे आप 3 जो है वो रिसीव करेगा और 2 ट्रांसमिट करेगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया हाई बाइट, लो बाइट और लेंथ, हाई बाइट, लो बाइट और लेंथ। अब बंदा ये बोलता है कि सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन को 96 में शो कर दो और माई सीरियल डॉट बिगिन को 96 में शो कर दो, माई सीरियल डॉट बिगिन को 96 में शो कर दो। ठीक है, अब देखिए माई सीरियल डॉट फ्लश फंक्शन क्या करता है, पूरा फ्लश कर देता है कि जो भी भेजा और रिसीव किया सारा हटा दो। फिर हम करते हैं माई सीरियल डॉट राइट करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। ये राइट का मतलब 55 भेजते ही क्या हुआ, 55 भेजते ही ये समझ जाता है ट्रिगर हो गया, आपका जो सेंसर है वो ट्रिगर हो गया। फिर वो रिसीव होने का इंतजार करता है, डिले के बाद रिसीव होने का इंतजार करता है,
और रिसीव होने पर ये कहता है कि क्या दोनों बाइटें आ चुकी हैं रिसीव होके। अगर मान लो सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो इंतजार करेगा और वो ये इंतजार करता है कि क्या दोनों बाइटें आ चुकी हैं। इसलिए मैंने बोला है माई सीरियल डॉट अवेलेबल। माई सीरियल डॉट अवेलेबल है मतलब रिसीविंग पिन पे क्या आ चुका है। अगर आ चुका है मतलब माई सीरियल डॉट अवेलेबल का मतलब क्या है कि आपकी दोनों बाइटों का इंतजार कर रहा है। तो वो कह रहा है कि हाई बाइट के अंदर जो रीड हुआ है वो डाल दो और लो बाइट के अंदर फिर जो रीड हुआ है वो डाल दो। पहले हाई बाइट में डाल दो फिर लो बाइट में डाल दो, ठीक है। जो रीड हुआ है मतलब इको सिग्नल जो टकरा के आया है। फिर हम लेंथ निकालते हैं इस फॉर्मूले से। लेंथ निकालने के बाद में हम चेक करते हैं कि क्या लेंथ हमारी 1 से बड़ी है या लेंथ 10,000 से छोटी है। अगर लेंथ हमारी 1 से बड़ी है और 10,000 से छोटी है तो जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ के इक्वली कहलाएगी। ये इस सेंसर की खासियत है। और 8 कॉमा 8 क्यों लिखा है मैंने? कॉमा इसलिए 8 लिखा है कि कितने डेसिमल प्लेस तक प्रिंट कराना चाहते हो, कितने डेसिमल प्लेस तक प्रिंट कराना चाहते हो ये है। तो इसके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही 55 भेजते हो ये काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और 55 भेजने के बाद फिर ये देखता है कि रिसीविंग टर्मिनल पे कुछ आ गया है। अगर रिसीविंग टर्मिनल पे कुछ आ गया है तो वो उनको रीड कर लेता है और लेंथ निकाल लेते हैं हम। लेंथ निकाल के जो लेंथ की वैल्यू होती है वही डिस्टेंस की वैल्यू होती है। ये जो काम था सीरियल मोड में हुआ है, सीरियल मोड में। अगर पल्स विड्थ मोड में लेना है तो आपको मैंने क्या बोला, जो पिन है, जो ट्रिगर पिन है उसको 5 डिफाइन कर दो, इको पिन को 6 डिफाइन कर दो। फिर वही मैंने क्या बोला कि आप एक पल्स भेजोगे 10 माइक्रोसेकंड की हाई और फिर आप उसको डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे बाय 29 करो चाहे 0.034 से मल्टीप्लाई करो। जो HCSR04 का जो मोड था सेम मोड है, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना। पर सीरियल मोड में मैंने आपको बता दिया, सीरियल मोड में पहले ट्रिगर करने के लिए 55 भेजा जाता है, फिर माय सीरियल डॉट उसको देखा जाता है कि वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक सीरियल डॉट प्रिंट हो रहा है और एक माय सीरियल होता है। माय सीरियल तो हमने ये करा था जब हमने कोई नया सीरियल टर्मिनल डिफाइन करा था कि मैं जो ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो सीरियल टर्मिनल है वो 3 और 2 करूंगा, पर जो आंसर मुझे प्रिंट कराना है वर्चुअल टर्मिनल पे वो बाय डिफॉल्ट जो टर्मिनल होते हैं उन पे डिफाइन करूंगा। यहाँ जो सीरियल डॉट प्रिंट है, सीरियल डॉट प्रिंट का मतलब है कि जो 1 और 0 वाली पिन है वो काम में आ रही है प्रिंट कराने के। पर माय सीरियल जो वो वाली पिन है वो 3 और 2 थी। माय सीरियल जो वाली पिन है वो 3 और 2 थी कि 3 पे रिसीव होगा, 2 पे ट्रांसमिट होगा। क्लियर? अब एक और सेंसर आता है जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा सेंसर है, MB1240। ये एक हाई परफॉर्मेंस सेंसर है जिसकी रेंज 20 सेंटीमीटर से 8 मीटर तक की है, ठीक है। थोड़ा महंगा है, $25 का है ये। और ये एक एनालॉग सेंसर है, ध्यान रखना ये एक एनालॉग सेंसर है। नॉर्मली 42 किलोहर्ट्ज की रेंज में काम करता है और ये 3 मोड में काम करता है। एक एनालॉग वोल्टेज रेंज मोड में काम करता है, एक जो पल्स विड्थ मोड अपन ने पढ़ा था HCSR04 का उस मोड में काम करता है, और एक सीरियल मोड में काम करता है। RS-232 का मतलब है सीरियल मोड में काम करता है। बात समझ आ गई है नहीं? ये 3 मोड में काम करता है। HCSR04 केवल एक ही मोड में काम करता था जिसको हम कहते थे पल्स विड्थ मोड। जो US100 था वो 2 मोड में काम करता था, पल्स विड्थ मोड और सीरियल मोड। और जो ये MB1240 है ये 3 मोड में काम कर रहा है, एनालॉग वोल्टेज मोड, पल्स विड्थ मोड और RS-232 मोड, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। तो अब देखिए इसकी $25 है। इसमें क्या होता है, 3 ही पिन होती हैं, सप्लाई, ग्राउंड और आउटपुट वोल्टेज। सप्लाई, ग्राउंड और आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर पास है तो आउटपुट वोल्टेज कम आएगा, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा आएगा। ये एनालॉग वोल्टेज की है। अब कुछ भी नहीं करते हम, देखो हम जो हमारा आउटपुट पिन है उसको A0 पे कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि एनालॉग है। तो एनालॉग वोल्टेज दे रहा है तो हम A0 पे कनेक्ट कर देते हैं और A0 को नाम देते हैं सेंसर। सेंसर हमने नाम दे दिया। डिस्टेंस हमने 0 कर रखी है, ठीक है। सीरियल डॉट बिगिन हमने प्रिंट करा दिया, वो डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ढंग से देखिए, आप वॉइड लूप पे आ जाओ। रीड अंडरस्कोर सेंसर फंक्शन बना रखा है आपने। रीड अंडरस्कोर सेंसर फंक्शन क्यों बनाया? क्योंकि पहले हम रीड कर लेते हैं।
तो क्या करते हैं, एनालॉग रीड फंक्शन जो कि डिजिटल वैल्यू देता है, क्योंकि मैंने बताया था 10 बिट का एडीसी इनबिल्ट लगा हुआ है, तो 5 वोल्ट दोगे तो आंसर आएगा 1024 या 23, 0 वोल्ट दोगे तो आंसर आएगा 0। अब ये बोलता है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर 1023 आता है, 1023, क्योंकि स्टेप साइज कितना है, स्टेप साइज इसका आता है 4.9 मिली वोल्ट। अगर आप इसका स्टेप साइज निकालें तो क्या आएगा, 5 वोल्ट बटा 1024 मतलब 4.9 मिली वोल्ट। अब ये बोलता है कि 4.9 मिली वोल्ट बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ये कैलिब्रेशन है। 4.9 मिली वोल्ट बराबर 1 सेंटीमीटर ये बोला है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप कुछ ही मत करो, वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे, ढंग से देखिए। आपने क्या करा है यहाँ पे, ढंग से देखिए, आपने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे देखे ढंग से आप ले लीजिए डिजिटल, इंट डिजिटल नाम का वेरिएबल ले लो आप, इंट डिजिटल ले लिया। अब डिजिटल बराबर एनालॉग रीड सेंसर, डिजिटल बराबर आप क्या करो, एनालॉग रीड सेंसर। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी डिजिटल वैल्यू वो इसके अंदर आ गई है, नहीं आई। अब आप एक वेरिएबल ले लो इंट वोल्टेज, कौन सा ले लो, इंट वोल्टेज। और इन वेरिएबलों को अगर आप बाहर यूज कर लो तो ज्यादा बेटर है, फंक्शन से ज्यादा बाहर। देखिए फंक्शन के अंदर नॉर्मली वेरिएबल को यूज मत किया करिए, फंक्शन से बाहर ही यूज कर दो, ग्लोबल वेरिएबल बना दो। देखिए अगर आप वॉइड सेटअप से पहले ही डिफाइन कर देंगे ना तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाते हैं। वॉइड सेटअप से पहले ही डिफाइन कर देंगे आप तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाते हैं। बात समझ में आ गई है, नहीं आई। और अगर वॉइड सेटअप के अंदर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करा तो उनका स्कोप केवल वहीं तक ही रहता है। बात समझ में आ गई है, नहीं आई। इंट वोल्टेज, वोल्ट ले लो आप, मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, डिस्टेंस, डिजिटल, वोल्ट, डिस्टेंस, डिजिटल, वोल्ट। अब ढंग से देखिए आप, सबसे पहले हम रीड में आ गए, ये हटा दो। अब अगर आपने इसमें यूज किया तो केवल ये इस फंक्शन तक है, पर अगर मैं बाहर डिफाइन कर रहा हूं बाहर, तो ये तीनों वेरिएबल अब मैं किसी भी फंक्शन में यूज कर सकता हूं। पर अगर आपने किसी फंक्शन में डिफाइन करे तो केवल उस फंक्शन तक ही उसका स्कोप रहता है। बात समझ आ गई। किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, और किसी फंक्शन के बाहर अगर हम मेन प्रोग्राम के बाहर अगर उसको डिफाइन कर रहे हैं तो फिर उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए डिजिटल के अंदर क्या वैल्यू आ गई, डिजिटल वैल्यू आ गई रीड होने के बाद। फिर वोल्टेज था, अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज बराबर डिजिटल जो वैल्यू है इनटू स्टार, स्टार और जो वैल्यू थी आपकी स्टेप साइज की वो ले लो आप। और इंट की जगह वोल्ट को आप फ्लोट लो, फ्लोट, फ्लोट ले लो आप। वोल्ट को आप क्या लोगे, आप इंट की जगह वोल्ट को आप क्या ले लो, फ्लोट टाइप का ले लो, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब आपकी स्टेप साइज कितनी है, स्टेप साइज कितनी है आपकी 4.9, कितनी है स्टेप साइज देखिए आप, मैंने बताई थी अभी स्टेप साइज कितनी है, कितनी है स्टेप साइज इसकी बताई थी अभी अभी मैंने, ये रही इसकी स्टेप साइज जो है वो है 4.9 मिली वोल्ट। मतलब 5/1024 करो एक बार, 5/1023 कर लेते हैं हम, देख लेते हैं कितना आता है स्टेप साइज। ये देख लेते हैं अपन कितनी आती है, 5/1023 ये आ गई स्टेप साइज। कंट्रोल सी करा और इस स्टेप साइज से अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे कर दिया। ठीक है, इस स्टेप साइज से मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी वैल्यू आ गई वोल्टेज की। अब मैंने क्या बोला कि
4.9 मिली वोल्ट बराबर 4.9 मिली वोल्ट बराबर 1 सेंटीमीटर है। 4.9 मिली वोल्ट बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो अब मैं बोलूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय 4.9 मिली वोल्ट। 4.9 मिली वोल्ट का मतलब 4.9 मिली वोल्ट का मतलब कितना हो गया? वोल्टेज में कितना हो गया 4.9 मिली वोल्ट? 0.04। डिस्टेंस बराबर हो गई 0.04 का भाग लगा दूं अगर मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं एनालॉग मोड। इसे क्या कहते हैं हम? एनालॉग मोड। ठीक है। और पल्स विड्थ मोड में आपको पता ही है, ये जैसा अपन ने HCSR04 में करा था, जैसा अपन ने HCSR04 में करा था वो पल्स विड्थ मोड है। पर अब ये कहोगे सर यहाँ पे तो ट्रिगर पिन है ही नहीं, तो ध्यान रखना कुछ भी नहीं करना है। सेंसर जो वर्ड था, जो आउटपुट पिन थी, आउटपुट पिन जो आउटपुट पिन थी वही आपकी ट्रिगर है, वही आपकी इको है। MB1240 जो आपका सेंसर है, इसके अंदर जो आउटपुट पिन होती है वही ट्रिगर पिन होती है और वही इको पिन होती है। ठीक है। बात समझ में आ गई है, नहीं आई? ठीक है, थैंक यू।